Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 दिसंबर 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूं कि यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमने टारगेट रखा है हमेशा की तरह 2K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोगों को इस वीडियो पर 2000 से ज़्यादा लाइक्स को पहुँचाने हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ क्विज का डिस्कशन भी करते हैं। मतलब कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैं आपके साथ ये क्विज शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ, मुझे इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये नॉलेज हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कल वाली क्विज प्रैक्टिस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि क्विज की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर चल रही है। तो कल वाली आंसर कीज क्या मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग मैच कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने आपसे गलत हुए। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि भारत का पहला खुद का बनाया हुआ हैवी वेट शिप लॉन्च एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो का नाम क्या है। उसका नाम है वरुणास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो बक्सर टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये यहाँ पर आप देख पाओगे इसके नदर्न साइड में एक कंट्री आती है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर ये बक्सर टाइगर रिजर्व एक कंट्री के साथ शेयर करता है। उस कंट्री का नाम क्या है, उसका नाम है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो प्रोजेक्ट 75 है, ये जो प्रोग्राम है इंडियन नेवी के थ्रू चलाया हुआ, इसके अंदर हम लोग 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स को डेवलप कर रहे हैं। उन सबमरीन्स का नाम क्या है, तो कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वगीर और वक्षीर। काफ़ी बार मैंने रटा रखा है, इस वजह से आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर 34वां जो एडिशन है हुनर हाट का वो ऑर्गेनाइज किया गया गुजरात के अंदर, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है कि जो हम लोग सिटीजन है, हर एक सिटीजन जो है उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे, उसको इम्प्रूव करे, हमारे फॉरेस्ट को इम्प्रूव करे, हमारे वाइल्ड लाइफ सेक्टर को प्रोटेक्शन दे। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक स्टेट बर्ड है कौन से राज्य की, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के अंदर टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वो हैं 53। आई होप आप लोगों ने इन सभी के आंसर्स अच्छे से कल दिए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो आप लोग अपने साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो को अपलोड करने के कुछ देर बाद। और ये जो पीडीएफ है जब आपके पास आ जाएगा तो जब भी आपको टाइम मिले तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो डिस्कशन करेंगे पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट रेंज मिसाइल सिस्टम की। तो यहाँ पर जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है इसको अभी टेस्ट कर लिया गया है डीआरडीओ के थ्रू, तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग कवर करेंगे कि आखिरकार ये रॉकेट सिस्टम क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारे सिलेबस में जो जीएस पेपर 3 है वहाँ पर टॉपिक आता है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है, तो द हिंदू का आर्टिकल है। मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। और द हिंदू ने बताया कि हाल ही में जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज, एक तरीके से मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का। अब ये मल्टी रेंज रॉकेट सिस्टम क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पर पिनाका से पहले अभी एक और चीज़ की टेस्टिंग की है डीआरडीओ ने, वो आपको मालूम होगा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। इस स्मार्ट के बारे में कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया था। कल वाला जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है उसमें पहला आर्टिकल ही हमने स्मार्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो इस वजह से आप लोग कल वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आप यहाँ पर इसको आराम से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम पिनाका के बारे में बात करने वाले हैं। एक ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये पिनाका का मतलब क्या है। पिनाक आप कह सकते हो, पिनाका कह सकते हो, तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है।
तो आप लोगों को मालूम होगा राम जी ने एक धनुष तोड़ा था, ठीक है, एक जो बो था इसको तोड़ा था, फिर उसके बाद सीता माता से विवाह किया था। तो ये जो धनुष है ना, इसका नाम पिनाका है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है पिनाका एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा। तो कहाँ से नाम लिया गया है आपको पता होना चाहिए, पिनाका एग्जैक्टली क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जो ये पिनाका है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अब ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ से मल्टीपल रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। लगभग 12 रॉकेट्स को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं 44 सेकंड के अंदर, मतलब 12 रॉकेट्स को हम लोग 44 सेकंड्स में लगातार लॉन्च कर सकते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फटाफट यहाँ पर इसी प्रकार से इसको मल्टी बैरल सिस्टम बोला गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो ये नया वर्जन है ये काफ़ी हद तक एडवांस है, क्योंकि जो पिनाका रॉकेट्स हैं ये हम लोग काफ़ी लंबे समय पहले से डेवलप कर रहे हैं। कब से डेवलप कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जो ये नया वर्जन है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ इसका जो मेटल वेट है वो काफ़ी हद तक कम है, इसको अगर हम कंपेयर करें पहले वाले वर्जन से। तो आगे मैं आपको बताता हूँ अब इस नई वाली टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानने के लिए। जो ये न्यूली टेस्टेड सिस्टम है ये कितनी रेंज तक जा सकता है, 45 किलोमीटर तक की रेंज तक यहाँ पर अपने टारगेट को ये हिट कर सकता है। मतलब एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम आप ये कह सकते हो, और जो कि हमारी इंडियन आर्मी को बहुत सारी पावर्स देगा। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑलरेडी एक पिनाका सिस्टम है इसकी रेंज ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी 35 से लेकर 37 किलोमीटर्स के आसपास है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा जो नया वाला पिनाका है इसकी रेंज बढ़ जाएगी, और हमारे पास एक और पिनाका है MK2 वाला, ठीक है, उसकी रेंज लगभग 60 से लेकर 70 किलोमीटर्स के आसपास है। वो भी अभी आप लोग को आगे बताया जाएगा। मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा लाइन टू लाइन, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है अगर हम लोग पहले उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे तो जो कनेक्टिविटी है ना वो टूट जाएगी। इस वजह से मैं एक एक करके सिंपल शब्दों में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो पिनाका रॉकेट को हमने टेस्ट किया, इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारी खुद का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इसने इसकी टेस्टिंग की है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कंट्री के अंदर इंडिजीनियसली इन वेपन्स को ग्रो करते हुए नजर आएंगे, और काफ़ी हद तक ये हमारे लिए हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें DRDO के बारे में तो आपको 2-4 बातें पता होनी चाहिए। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, मैंने यहाँ पर लिखकर मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूं क्योंकि काफ़ी बार हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। तो आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या आता है कि जो DRDO है हमारा, DRDO काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये DRDO है इसको एस्टेब्लिश किया गया है काफ़ी सारी जो लेबोरेटरीज हैं उसको मिलाकर। DRDO के जो एक तरीके से चेयरमैन है आज के टाइम पर वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब हैं। DRDO को एग्जैक्टली कब बनाया गया था, 1958 में DRDO को बनाया गया। और पहले यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 3 अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करती थी। जैसे कि एक का नाम है टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद दूसरी है हमारी कौन सी, दूसरा यहाँ पर है टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, तीसरा है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको कंबाइन करने के बाद DRDO को बनाया गया था। DRDO की शुरुआत पहले तो बहुत कम लेबोरेटरीज से हुई थी। आज के टाइम पर DRDO की अपने आप में बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, 52+ लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगी, जिसमें अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मामेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके साथ आर्मामेंट्स के बाद एरोनॉटिक्स, मिसाइल्स, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। और आज के टाइम पर बहुत सारे लोग यहाँ पर DRDO को ज्वाइन कर चुके हैं, और इसका जो एक तरीके से हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है DRDO के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पिनाका रॉकेट के बैकग्राउंड के बारे में, इसका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड की बात करें, जो पिनाका रॉकेट का डेवलपमेंट है कोई नया नहीं है। इसके डेवलपमेंट की जो शुरुआत है DRDO ने 1980s में ही कर दी थी। 1980 में यहाँ पर इसको हम लोगों ने डेवलप करना चालू कर दिया था। उस समय हम लोगों ने किस चीज़ से इंस्पायर होकर किया, तो रशिया के पास अपना खुद का एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसका नाम है ग्रैड। तो रशिया का भी कुछ इसी प्रकार से सिस्टम है, जिसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इस पिनाका सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया था 1980s में। अब जो ये रशिया का ग्रैड सिस्टम है ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है, तो ये आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी मल्टी लॉन्चर आप देख पाओगे सिस्टम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी मिसाइल्स आप लोग एक साथ लॉन्च कर सकते हो। तो ये रशियन ग्रैड है। उसके बाद जो हमारा खुद का पिनाका सिस्टम है वो भी आपको कुछ इसी प्रकार से ये नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि ट्रक के ऊपर हमने रख रखा है ताकि हम इसकी मोबिलिटी के ऊपर काम कर सकें, मतलब कि इसको इधर से उधर तक आराम से ले जाया जा सके।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक साथ लगभग यहाँ पर एक सेट में 12 आपको रॉकेट देखने को मिलेंगे। तो अभी जो टेस्टिंग की है वो 24 रॉकेट की गई है, मतलब आप कह सकते हो कि 12 रॉकेट 44 सेकेंड्स में लॉन्च हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक साथ आप कह सकते हो अभी यहाँ पर हम लोगों ने 2 ट्रक से इन 24 रॉकेट्स को लॉन्च किया है। ओके, क्योंकि 12 इसमें है और 12 इसमें है। और हमारे पास टोटल ट्रक्स कितने हैं, तो अभी हम लोगों ने इस प्रकार का जो सिस्टम है वो 18 डेवलप कर रखे हैं। तो आप कह सकते हो अगर हम लोगों को एक साथ 44 सेकंड में अगर हमें एक साथ हम लोग इन सारे रॉकेट सिस्टम को लॉन्च कर दें, जो भी हमने 18 के 18 डेवलप करे हैं, तो आप 18 इंटू 12 कर सकते हो। तो लगभग यहाँ पर 8 टू 16, तो मतलब 216 रॉकेट्स आप कह सकते हो एक साथ हम लोग लॉन्च करते हैं इन 44 सेकेंड्स। मतलब इतने रॉकेट हम लॉन्च कर सकते हैं। हमारी कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक इन्हेंस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रक के ऊपर आप देख पाओगे 12 रॉकेट्स हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 18 ट्रक्स हैं, ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो आप लोग कह सकते हो कि इकट्ठा हम लोग लॉन्च करें तो हम लोग लगभग 216 रॉकेट्स को यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे। आई होप आप लोग को ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, हमने सबसे पहली बार पिनाका की टेस्टिंग कब करी थी? जैसे मैंने बताया 1980s में हमने इसको डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहली बार जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था वो हुआ था पिनाका मार्क 1 का। आपको ध्यान रखना है, पिनाका मार्क 1 का हुआ था 1990s में। फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कब किया गया? तो पहली बार हमने इसका इस्तेमाल किया था 1999 की कारगिल वॉर में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी तभी हम लोगों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छा इस सिस्टम ने काम किया था। पाकिस्तान शॉक हो चुका था कि यार ये क्या चीज़ है भारत के पास, और यहाँ पर आप कह सकते हो इससे काफ़ी हद तक तबाही भी हुई और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसने अपना काम किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो पहला पिनाका सिस्टम था वो था मार्क 1। इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ 1999 की कारगिल वॉर में। अब बात करते हैं हम लोग इसके वेरिएंट्स के बारे में। अभी हमने पिनाका सिस्टम समझा, उसका बैकग्राउंड समझा, अब डिस्कस करेंगे कि इसके वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। तो देखो डीआरडीओ ने अलग अलग वेरिएंट्स को बना रखा है। डीआरडीओ ने लगभग आप कह सकते हो MK2 का भी सिस्टम का जो एक तरीके से टेस्टिंग है वो सक्सेसफुली कर चुका है। और MK2 सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी रेंज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, 60 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज है। और जो हमारे पास गाइडेड पिनाका सिस्टम है इसकी भी लगभग आप कह सकते हो 75 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज देखने को मिलेगी। और इनमें नेविगेशन कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत आराम से इनके अंदर जो एक्यूरेसी रेट है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। एक्यूरेसी रेट का मतलब है कि जहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिस टारगेट पर हम लोगों ने लॉन्च किया है वो एग्जैक्टली अपने टारगेट पर जाकर हिट होगा। और इस नेविगेशन सिस्टम को बार बार गाइड कौन करता है? तो बार बार अच्छे से डेवलप करता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। फिर 2020 में, मतलब पिछले साल की बात है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों ने एक और इन्हेंस्ड वर्जन किसका, पिनाका मार्क MK1 का लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब इस मिसाइल का जो पूरी की पूरी टेस्टिंग है वो भी हम लोगों ने सक्सेसफुली करी थी साल 2020 में। कहाँ से करी थी? तो ओडिशा का एक तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो एक कोस्ट ऑफ ओडिशा है चांदीपुर, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये टेस्टिंग करी थी। तो इसके बारे में एक आइडिया आप लोग रख सकते हो। फिलहाल पिनाका क्या, ये आप लोगों को मेन समझना था। मैंने आपको सारी चीज़ें पिनाका के रिगार्डिंग कवर करवा दी हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए होंगे मज़े मज़े में, है ना, वीडियो को समझते समझते। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, एक सपोर्ट मिलता है। फिर से मैं ये बात बता रहा हूँ, तो फिर लाइक कर देना, कुछ जाएगा नहीं, 1 सेकंड लगेगा। अगर आर्टिकल समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल एक और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। यहाँ पर एक डिबेट सी देख पाओगे, प्लस ये आर्टिकल हमारा एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरफ से आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। चर्चा की गई है प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। दोनों वर्ड के बारे में समझेंगे। आखिरकार प्रोटेक्शनिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या इनके फायदे हैं और क्या इनका नुकसान है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा? हमारे GS पेपर 2 के अंदर सिलेबस में क्या टॉपिक्स मेंशन है वो ये हैं, डी ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन, और दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया, तो इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली क्या किया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भारत की जो कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई हैं और भारत को ज़रूरत है कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ग्रो करें, अपने कंट्री के अंदर क्या करें, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदे होंगे। तो इस स्पीच के अंदर क्या हुआ, इस स्पीच की वजह से एक डिबेट उठ चुका है, वो है प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन का। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये होता क्या है। तो आर्टिकल आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर कवर किया गया था, जयशंकर बैट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओवर अनचेक्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके,
अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे सबसे पहले टर्म ग्लोबलाइजेशन को, फिर उसके बाद टर्म प्रोटेक्शनिज्म को समझेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एग्जैक्टली क्या बोलता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब जितनी भी दुनिया भर में कंट्रीज है उन सबको कनेक्ट कर देना, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन हमारा फोकस करता है एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड को, ठीक है, कि ऐसा वर्ल्ड हो जहाँ पर कोई बॉर्डर्स ना हो, आपस में व्यापार अच्छे से हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो रहा है, सारी कंट्रीज बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं हर सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन का, इसकी अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन जो आपको देखने को मिलेगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब कोल्ड वॉर यानी जो शीत युद्ध है वो एंड हुआ। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। फिर उसके बाद हुआ क्या था, जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो टूटा था 1991 में। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। एग्जैक्टली क्या हुआ, दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने लगी, ठीक है, ट्रेड करने के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा काम करने लगी। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात आप देख पाओगे ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा, इसमें होगा जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो बढ़ जाएगा, आपस में जो कंट्रीज हैं वो ट्रेड कर रही हैं, जो फ्लो ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज होगा, पीपल के बीच में यहाँ पर काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल, और उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी अक्रॉस बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग देखते हैं जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप व्यापार करोगे विदाउट टैरिफ। टैरिफ मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं कंट्रीज के थ्रू जब भी आप कुछ इंपोर्ट करते हो, तो है ना। तो क्या होगा, जब व्यापार करोगे बिना किसी टैरिफ के, तो भी ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होगा, आपस में कंट्रीज के कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, रिलेशंस बहुत सारे डेवलप होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल करना, बिल्कुल ये आराम से, आपको कोई वीज़ा की जरूरत ना हो, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आप आराम से कर सको, कैपिटल फ्लो देखने को मिले, क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइंस हो, आपस में कंट्री पाइपलाइंस का भी व्यापार कर रही हो, मतलब कि एक तरीके से एनर्जी वगैरह हो गया, गैस वगैरह हो गया, इसका भी एक तरीके से ट्रेड चल रहा है विद द हेल्प ऑफ 5। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, और ग्लोबल कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग लेकर चलते हैं, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। जब कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। पहली चीज़ तो ग्लोबलाइजेशन के अपने आप में प्रोज मतलब फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, जो व्यापार है वो इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, व्यापार इंक्रीज होगा, डेफिनेटली कंट्री की इकॉनमी बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का जो रहना सहना है वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आप कह सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, कैपिटल, लेबर मार्केट, हर चीज़ के अंदर आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से यहाँ पर नई नई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को भी यहाँ पर अपनाया जाएगा कंट्रीज़ के थ्रू। तो अपने आप में काफ़ी फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद नेक्स्ट जो फायदा है वो है व्हीकल ऑफ सोशल जस्टिस, मतलब कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग को बताता है फ्री ट्रेड। एक तरीके से जो व्यापार हो रहा है बिल्कुल फ्रीली हो रहा है, प्लस जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करने में बात करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है, कंपनीज को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। कंपनीज कॉम्पिटिटिव बनेंगी तो इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के अपने आप में बहुत सारे फायदे इस प्रकार से आपको नजर आएंगे। उसके बाद और क्या फ़ायदा है, इंक्रीजेस कल्चरल अवेयरनेस, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, आपस में कंट्रीज़ के बीच में जो कल्चरल अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो बॉर्डर वगैरह है वो ख़त्म हो गए अब कंट्रीज़ के बीच में। जब हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो जो कंट्रीज़ के बॉर्डर्स वगैरह हैं वो अपने आप में रिड्यूस हो जाएंगे, और ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जो संस्कृति अंडरस्टैंडिंग है आपस में कंट्रीज़ की, वो इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ के लोग उधर ट्रैवल करेंगे, वहाँ के लोग इधर ट्रैवल करेंगे, व्यापार होगा, रिलेशंस इंप्रूव होंगे। तो जो कल्चर है वो भी हमें काफ़ी हद तक शेयर होता हुआ नजर आता है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज हो गए, वैल्यूज़ हो गए, वो भी काफ़ी हद तक शेयर होती हुई नजर आएंगी। वही सिंपल सी बात है जो कि अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के अपने आप में फ़ायदे क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर दिमाग ये लगाना कि हमने 4 फायदे पढ़े हैं। अब आप लोग यहाँ पर 1 या 2 नुकसान बता दो कि हाँ ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉन्स क्या क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या देखने को मिलेंगे। तो जानबूझ के मैंने डिसएडवांटेज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहता था, तो ज़रा सा दिमाग लगा के यहाँ पर आप बताने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा पूरी तरह से। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटेक्शनिज्म की। प्रोटेक्शनिज्म को हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इंडिया आज के टाइम पर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो यही अपने आप में एक कंसर्न बनता जा रहा है दुनिया भर के अंदर, और इसी को लेकर एक डिबेट छुड़ चुकी है। तो प्रोटेक्शनिज्म का एग्जैक्टली मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल व्यापार को रोक देती हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, ठीक है। मतलब कि जो व्यापार वगैरह है वो हमारे कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन हो रहा है, हम अपने कंट्री के अंदर ही उस ट्रेड को लेकर चल रहे हैं, दुनिया भर से व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंट्री के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं।
तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। जब हम लोग यहाँ पर ऐसा काम करेंगे तो प्रोटेक्शनिज्म की कैटेगरी के अंदर आएगा। होता क्या है यहाँ पर, आप टैरिफ, उसके बाद इंपोर्ट कोटा, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, सब्सिडीज, इस प्रकार की चीज़ें सरकार के थ्रू चलाई जाती हैं ताकि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है उसको बढ़ाया जा सके। कि मतलब कोई कंट्री हमारे पास कोई प्रोडक्ट भेज रही है तो उस पर क्या होगा, आप टैरिफ को बढ़ा दो तो वो कंट्री ऑब्वियसली फिर बाद में वो प्रोडक्ट अपने हमें इंपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस पर टैरिफ लग रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जिससे वो प्रोडक्ट और महंगा हो रहा है, हम अपने कंट्री के अंदर उसको बेच नहीं पा रहे हैं। तो वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इसको नहीं भेजेंगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हम लोग अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने डोमेस्टिकली चीज़ों के ऊपर ग्रो करने की फोकस कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। नाउ बात करते हैं जो ये प्रोटेक्शनिज्म है ये इंडिया के अंदर किस प्रकार से नज़र आता है। तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने लगातार भारत की इकॉनमी को, इंडियन इकॉनमी को क्रिटिसाइज़ किया। किस बेसिस पर, कि इंडिया लगातार प्रोटेक्शनिस्ट बनता जा रहा है। अब प्रोटेक्शनिस्ट किस केस में बनता जा रहा है, तो पहला केस तो यह है कि हम लोग इंपोर्ट्स वगैरह ओपन नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या, हम लोग दुनिया के साथ इंपोर्ट वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ट्रेड वगैरह हम लोग लगातार कम करते हुए जा रहे हैं। और इसमें आप कह सकते हो जो सरकार है, जो छोटी मोटी ट्रेड डील्स होती हैं कंट्रीज़ के साथ, वो करने में फेल है हमारी, और यहाँ पर वो ट्रेड डील्स जो व्यापार को लेकर डील्स होती हैं वो नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है और इंडिया को इसी चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है एक स्लाइड गायब हो गई है यार, कोई बात नहीं मुझे लगता है एक स्लाइड गायब हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि आपको मालूम होगा यहाँ पर एक बॉडी आती है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे नेशंस देखने को मिलेंगे, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, लाओस, फिलीपीन, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया और चाइना। क्या हुआ था, इन कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ये कंट्रीज मिलकर आपस में ट्रेड करेंगी, आपस में व्यापार करेंगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी। हुआ क्या था, पिछले साल भारत यहाँ पर इससे बाहर निकल गया, ठीक है। भारत ने इस ट्रेड डील से बाहर निकल गया, भारत ने इसको ज्वाइन नहीं किया। भारत ने बोला कि हम लोग अगर ये फ्री ट्रेड डील करते हैं तो बिल्कुल हमारे कंट्री के अंदर सामान भेजा जाएगा खूब भरपूर, लेकिन हमें कंसर्न इन कंट्री से नहीं है, हमें कंसर्न है चाइना से। चाइना भरपूर मात्रा में हमारी कंट्री में सामान उठा के डाल देगा, जिससे हम लोग उसको बेच नहीं पाएंगे, मतलब हमारे कंट्री के अंदर आप कह सकते हो उससे ऑलरेडी हमें नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से भारत निकला। तो आप कह सकते हो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से भी बोला जा रहा है कि जो भारत है वो एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इससे बाहर निकल गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया रखना है। आई होप आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर करवा दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2021 के बारे में। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, अच्छे से सुनते हुए चलना। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, तो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हुआ क्या है, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 14 दिसंबर को। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, 14 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व करा गया। सबसे पहला क्वेश्चन, हर साल इसको ऑब्जर्व करता है लेकिन कौन सी बॉडी ऑब्जर्व करती है, तो उसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ यहाँ पर जो दिन है, ये जो डे है, ये फोकस करता है लोगों को अवेयर करने में, लोगों को जागरूक करने में कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। ग्लोबल वार्मिंग मतलब लगातार जो गर्मी बढ़ रही है दुनिया भर में उसको लेकर, प्लस क्लाइमेट चेंज को लेकर। वही वाली बात है कि लगातार गर्मी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्या है, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, और अवेयर करते करते बोलना लोगों से कि आप जो एनर्जी का एक तरीके से कंजम्पशन कर रहे हो, उस कंजम्पशन को बहुत अच्छे से करो, एफिशिएंटली करो, फालतू में आप लोगों को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जाती है लोगों के अंदर। अब ये एनर्जी किस मामले में बोली जा रही है तो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने भी अभी सेलिब्रेट किया एनर्जी कंजर्वेशन वीक को। लगभग 8 से लेकर 14 दिसंबर तक यहाँ पर ये पूरा सप्ताह मनाया गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाँ पर मेन मकसद ये रखा गया कि हम लोग एनर्जी को किस प्रकार से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से, ताकि एनर्जी का जो एक तरीके से वेस्टेज है उसको हम लोग कम से कम कर सकें, ठीक है। तो एनर्जी को हम लोग बचा सकें, तो यही बोला गया है एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर। आर्टिकल PIB के वेबसाइट से लिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं पहली चीज़ की आखिरकार ये एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाना, एफर्ट्स इस बेसिस पर लगाना कि आप एनर्जी का जो इस्तेमाल करते हो वो आप एफिशिएंटली इस्तेमाल करो, मतलब बिल्कुल ही बर्बादी ना करो, एफिशिएंटली जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल, जब आप फैन यानी पंखे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो, आपकी एनर्जी जो है हम लोग ओवरऑल थोड़ा सा बचा पाएंगे।
या फिर क्या है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई थोड़ा सा पास में भी जाना है यार, थोड़ी सी पास में भी जाना है, इनफैक्ट जिम भी जाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक ड्राइव करके, कार ड्राइव करके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसमें भी एनर्जी का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप ड्राइव लेस करो, प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस प्रकार से हम लोग एनर्जी के जो एक तरीके से कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस एफिशिएंटली हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जो एनर्जी कंजर्वेशन है, अपने आप में कह सकते हो, जो इंडिविजुअल हो गया या मैक्रो लेवल हो गया, हर प्रकार से हम लोग देख पाएंगे और इससे हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ पाएंगे। और जो हमारा गोल है एनर्जी कंजर्वेशन का, इससे क्या होगा, हम लोग एक सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आने वाले टाइम पर हम लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाने वाला है, बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया, ये जो पूरा दिन है, मतलब 14 दिसंबर को जो हम लोग यहाँ पर ये डे मनाते हैं, ये डे मनाया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू। तो इसके बारे में भी आप समझ लेना, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर में। ठीक है, जो कि एक तरीके से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका मेन काम है डेवलपिंग पॉलिसीज स्ट्रेटजीज। इस प्रकार से यहाँ पर पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज को बनाना कि हम लोग एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करें, और रिड्यूस करने के साथ साथ मेन मकसद ये भी है कि हम लोग एनर्जी का जो कंजम्पशन है उसको एफिशिएंटली यूज़ करें। ठीक है, अच्छी तरीके से यूज़ करें, ताकि उसका जो वेस्टेज है वो ना हो, और हम लोगों का जो फायदा है जैसे चल रहा था वो वैसा होता रहे। ओके, नाउ अब बात करते हैं, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एनर्जी कंजर्वेशन वीक को भी मनाया। आपको मालूम होगा 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन वीक सेलिब्रेट किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, जो BEE है, BEE मतलब यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको आप लोग MSME बोलते हो। तो यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर साथ में बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं, ताकि हम लोग किस चीज़ के ऊपर काम कर सकें, हमारी कंट्री की ग्रोथ के ऊपर काम कर सकें, ग्रोथ को इंश्योर कर सकें, एनर्जी को एफिशिएंट बना सकें, एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर सकें, हमारे एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो MSME सेक्टर हुआ और जो BE हो गया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया। एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है समीक्षा। समीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को ध्यान रखना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एनर्जी एफिशिएंसी नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर ये समीक्षा की फुल फॉर्म है। नाउ जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद ये है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर ये बताना कि किस प्रकार से हम लोग क्लीन एनर्जी का एडॉप्शन कर सकते हैं, प्लस हम लोग किस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस किस प्रकार से हम लोग एनर्जी को ज़्यादा एफिशिएंटली वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन मकसद यहाँ पर होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ये एक तरीके से इसने ही लॉन्च किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड को 1991 में, ताकि हम लोग एक नेशनल रिकग्निशन दे सकें, एक पहचान दे सकें अवार्ड्स के थ्रू। किसको दे सकें, इंडस्ट्रीज को दे सकें जिन्होंने बेहतरीन में वाकई में काम किया है। ठीक है, वाकई में इस प्रकार से एनर्जी के कंजम्पशन को बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है, तो उनको हम लोग एक पहचान दे सकें। इस वजह से हम लोग यहाँ पर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स को लाते हैं। उसके बाद इस अवार्ड ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है, पहचान दी है एनर्जी एफिशिएंट अचीवमेंट्स को। आप कह सकते हो लगभग 56 सब सेक्टर अक्रॉस इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे जिनको यहाँ पर इस प्रकार से पहचान दी गई है। तो आप इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो कि ये अवार्ड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जो लोग यहाँ पर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर उनको ये अवार्ड भी मिलने वाला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के अंदर जो पावर सेक्टर है उसका एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये आपको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करवाएगा आपके प्रीलिम्स में, साथ ही साथ मेंस में भी। अगर हम भारत की ओवरऑल कैपेसिटी देखें पावर सेक्टर को लेकर, तो इंडिया एक 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है दुनिया भर के अंदर। जो ओवरऑल कैपेसिटी है हमारी, वो लगभग 392 गीगावाट के आसपास आपको देखने को मिलेगा नवंबर 2021 तक। ठीक है, इतनी हमारे पास कैपेसिटी है। फिलहाल आपको याद रखना है, दुनिया भर में हम लोग 3rd नंबर पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अलग अलग प्रकार से होता है, थर्मल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से। तो ये हमारे मेजर सोर्सेस हैं। इन्हीं सोर्सेज की मदद से हम लोग इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं। अब इंस्टॉलेशन पावर की बात करें तो थर्मल पावर से हम लोग लगभग आप कह सकते हो 60% एनर्जी को जनरेट करते हैं, और न्यूक्लियर पावर की बात करें तो यहाँ से लगभग हम लोग 2% की एनर्जी को जनरेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 38% के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करते हैं, तो ऐसा भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। अब एग्जैक्टली बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर भारत के अंदर चौथा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट है। तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया भर में जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है तो भारत चौथे नंबर पर आता है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात आती है तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर हम विंड एनर्जी के बारे में बात करें, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका मतलब ही यही है कि हम लोग ऐसी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जहां से पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर वाटर की हम लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है हमारा, ये हमने समझा। अब बात करते हैं विंड एनर्जी के टर्म्स में। तो जो भारत की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, विंड एनर्जी के मामले में भारत चौथे नंबर पर रैंक करता है, और सोलर एनर्जी के मामले में पूरे दुनिया में भारत 5वें नंबर पर रैंक करता है। इतनी हमारी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है। और अभी तक इंडिया ने कितना अचीव कर लिया है, तो इंडिया ने लगभग अभी 150 गीगावाट का जो माइलस्टोन है इसको वो क्रॉस कर चुका है। तो अपने आप में एक बेहतरीन सी बात है, क्योंकि आज के टाइम पर हमारा 150.54 गीगावाट तक हम लोग अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन जो साल 2022 तक का टारगेट है हमारा वो 175 गीगावाट का है, और साल 2030 तक का जो टारगेट है हमारा वो 450 गीगावाट का है। तो अभी ये टारगेट काफ़ी दूर है, इसके ऊपर भी हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ। नाउ अब बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी के एक तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, प्लस उसके बाद पोल्यूशन को कम से कम करने पर काम करते हैं। जैसे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको मालूम होगा, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा करती है। यहाँ पर गोल है सभी लोगों का कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को, जो दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, इसको हम लोग कम से कम कर सके, ये हमारा मेन मकसद रहता है। और पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने पूरी तरह से फोकस रखा है कि हम लोग अपनी एनर्जी इंटेंसिटी को कम कर सकें, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि हम लोग फोकस ये रख सकें कि जो पोल्यूशन है उसको हम लोग रेगुलरली कम करते रहें। उसी प्रकार से दुनिया भर का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है मिशन इनोवेशन। ये भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। यहाँ पर 24 कंट्रीज देखने को मिलेंगी और पूरा का पूरा यूरोपियन कमीशन देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के बिहाफ में पूरा यूरोपियन कमीशन बैठता है यहाँ पर, जो कि मेन मकसद इस पूरे बॉडी का यह है कि हम लोग क्लीन एनर्जी को एक्सेलरेट कर सकें, जो एनर्जी है उसको हम लोग ग्रो कर सकें, जो कि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इंडिया भी कहीं ना कहीं मिशन इनोवेशन का मेंबर है, तो आपको इसके बारे में भी आइडिया रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है स्माइल स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम क्या है मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमें कुछ ये टॉपिक्स नजर आएंगे, इशूज़ अराइजिंग आउट ऑफ डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, और दूसरा है सोशल एम्पावरमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया, स्माइल को। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, स्माइल की फुल फॉर्म क्या है। स्माइल की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब यहाँ पर ये जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब हमारी केंद्र सरकार चलाती है। इसके अंदर मेन मकसद है जो पर्सन्स बेगिंग करते हैं या फिर भीख मांगते हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट मिले, ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्कीम चलाई जाती है। तो खासकर बेगर्स के लिए चलाई गई है, और आज के टाइम पर अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 7 शहरों के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वो 7 शहर कौन कौन से हैं, वो है दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना वाले एरियाज आपको ये देखने को मिलेंगे। आर्टिकल कहाँ से लिया गया, तो अगेन आर्टिकल पीआईबी की वेबसाइट से लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था, और पीआईबी हमारे लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जो सरकार है वो डायरेक्टली यहाँ पर डेटा को पब्लिश करती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस स्कीम के बारे में समझते हैं। जो ये स्माइल स्कीम है ये अपने आप में एक नई स्कीम है। हमने इसको कैसे बनाया है, हमने लगभग इसको, हमारे पास स्कीम्स चल रही थी उनको मर्ज किया, आपस में मिलाया। कौन सी स्कीम, बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स जो स्कीम थी उनको मिलाकर हम लोगों ने एक नई स्कीम स्माइल को बना दिया है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद ये है कि जो एक तरीके से बेगर्स हैं, जो लोग बेगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको हम लोग शेल्टर प्रोवाइड करवा सकें। अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स हैं, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार के घर हैं जहाँ पर इन लोगों को दिया जा सकता है और इन लोगों को सपोर्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पर उनको वो घर प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के थ्रू प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू ये काम किया जाएगा। अगर मान लो हमारे पास ये शेल्टर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास यहाँ पर ये शेल्टर नहीं है, तो कुछ फंड डेडिकेट किया जाएगा ताकि इन शेल्टर्स होम को सेटअप किया जा सके, इन होम्स को बनाया जा सके, फिर उन होम्स के अंदर इन बेगर्स को हम लोग सपोर्ट कर सकें। ओके,
नाउ अब बात करते हैं इस स्कीम का मेन फोकस क्या है। देखो इसका मेन फोकस ये है कि हम लोग एक्सटेंसिवली सपोर्ट करें, मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें बेगर्स को। और ये एक एस्टिमेटेड है कि अप्रॉक्स लगभग 60,000 पुअरेस्ट पर्सन जो है यहाँ पर ये बेनिफिट इनको पहुंचेगा इस स्कीम के अंडर में, उनको यहाँ पर सपोर्ट पहुंचने वाला है। तो अपने आप में काफ़ी एक बड़ी लेवल की स्कीम हो जाएगी ये, अगर इस प्रकार का हम लोग काम करते हैं तो। क्वेश्चन ये है इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, तो इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के थ्रू, लोकल अर्बन बॉडीज के थ्रू, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ओके नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं स्कीम फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स को लेकर। देखो यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पर आप कह सकते हो और भी बहुत सारे हम लोग काम करते हैं बेगर्स को सपोर्ट करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक बेसिकली ये जो स्कीम होने वाली है स्माइल, ये मदद करेगी कि हम लोग क्या करेंगे, खासकर जो लोग बेगिंग कर रहे हैं उनको हम लोग एक तरीके से सपोर्ट करें। बहुत सारे शहरों में इस स्कीम को लाया जाएगा और 2019-20 की अगर हम बात करें, हमारी मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारा पैसा रिलीज किया था ताकि हम इन्हीं बेगर्स को सपोर्ट कर सकें। लगभग 1 करोड़ रुपए यहां पर रिलीज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को और 70 लाख रुपीस रिलीज किया गया नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, ताकि हम लोग क्या कर सकें, लोगों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो ये कहीं ना कहीं दोनों बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ का मेन काम यह है लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, लोगों को कुछ इस प्रकार से चीज़ों को सिखाना कि वो आगे जाकर अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर पाएँ। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा आता है। अगर हम बात करें भारत के अंदर जो ये बैगर्स हैं, इनका स्टेटस आखिरकार क्या है, कितने बैगर्स हैं, कहाँ पर कितने आपको नंबरिंग में देखने को मिलेंगे, कौन सा एरिया टॉप पर आता है, कौन सा एरिया बॉटम पर आता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर हम सेंसस 2011 देखें, जो 2011 की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो भारत के अंदर बेगर्स की जो जनसंख्या है वो लगभग 4,13,670 देखने को मिलेगी। ठीक है, इतने बेगर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 2,21,673 मेल्स हैं और 1,91,997 फीमेल्स हैं। और ये जो नंबर है ये बताया गया, ये बढ़ चुका था पिछले सेंसस से, मतलब 2011 से पहले जो सेंसस आया था उसके कंपैरिजन में 2011 के अंदर बेगर्स की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट क्या बताया गया, जो वेस्ट बंगाल है वो इस कैटेगरी के अंदर, इस चार्ट के अंदर टॉप करता है। वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश आया, बिहार आया, ये सब भी यहाँ पर आपको देख पाओगे बेगिंग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर टॉप मारते हैं। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में न्यू दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा बेगर्स देखने को मिलेंगे, अप्रॉक्स 2,187 के आसपास। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो न्यू दिल्ली के बाद आता है चंडीगढ़, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे नंबर ऑफ बेगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जैसे कि हमारा असम, मिजोरम, नागालैंड, ये वाला जो एरियाज़ हैं यहाँ पर बेगिंग की क्या सिचुएशन है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम यहाँ पर इस पूरे चार्ट को टॉप करता है। असम के अंदर सबसे ज़्यादा बेगर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नंबरिंग दी गई है, अप्रॉक्स 22,116 बेगर्स यहाँ पर बताए गए। और मिजोरम यहाँ पर लो रैंक पर आया, मतलब मिजोरम के अंदर सबसे कम बेगर्स हैं इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मिजोरम के अंदर टोटल कितने बेगर्स बताए गए, 53। ठीक है, तो इसके बारे में आप एक आइडिया रख सकते हो। आई होप आप लोगों को सारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर हुए। आर्टिकल मैंने आज कम लिए थे, ठीक है, कल मैं वीडियो काफ़ी लेट से यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाया हूँ यार, ठीक है, काफ़ी परेशान था, आपको मालूम है कल क्या हुआ था, ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पर काफ़ी मूड वगैरह ख़राब था। फिर मैंने सोचा था कि वीडियो अपलोड ही ना करें आज, लेकिन फिर लास्ट में काफ़ी डिस्कशन हुआ मेरी मम्मी के साथ, फिर उसके बाद बोला कि मम्मी ने वीडियो बनानी चाहिए, कितने सारे कॉमेंट आ रहे हैं, क्योंकि द हिंदू के वीडियो में आप लोगों को मालूम है कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था कल वाले वीडियो में, और बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने खूब भरपूर सपोर्ट किया। तो उसी सपोर्ट की वजह से, उसी मोटिवेशन को लेकर फिर मैं आगे बढ़ा और डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस वीडियो के लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ पे वीडियो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लेकर आता रहूँ डेली बेसिस पर, जैसा हम लोग लेकर आते रहे हैं। ओके नाउ अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्विज प्रैक्टिस की। तो आप लोगों ने अगर वीडियो अच्छे से सुना है तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है आफ्टर सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ पिनाका मार्क 1, मतलब कि जो पिनाका मार्क 1 है इसको हम लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद इस पूरे पिनाका मार्क 1 को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था एक, आप कह सकते हो, युद्ध भूमि पर, एक बैटलफील्ड में। और वो युद्ध कौन सा था, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उस युद्ध का नाम बताना है, उस वॉर का नाम बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 14 दिसंबर को हर साल। नाउ ये जो डे है इसको ऑब्जर्व करने के पीछे कौन सी बॉडी है, उस बॉडी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने एक स्कीम को बनाया है जिसका नाम है स्माइल। स्माइल स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखो हमने अभी डिस्कस किया बैगिंग की कैटेगरी के अंदर कौन सी एरियाज टॉप पर है, तो बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी आपको देखने को मिलेगी जहां पर सबसे ज्यादा बेगर्स या सबसे ज्यादा भिखारी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे फेमस यूनियन टेरिटरी आपको मालूम होगा, तो उसका नाम आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो इंडिया है, इंडिया यहां पर एक लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर है दुनिया भर के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर तो दुनिया भर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन कौन से नंबर पर आता है इंडिया, वो नंबर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों से यहां पर पूछा गया कि हम लोगों ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का जो डेवलपमेंट है ये बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी इसकी, लगभग 1980s में हम लोगों ने इसको बनाना शुरू कर दिया था। और हमने एक तरीके से रशियन एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम था, इसी का ऑल्टरनेटिव बनाया, इसी को देखते हुए हम लोगों ने बनाया था। तो वो रशियन कौन सा सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम भी आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और आई होप आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन सभी आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन खुद यहाँ पर सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करना। रिकैप लेते हैं फटाफट क्या क्या डिस्कशन किया। तो हमने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट रेंज सिस्टम के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन जानी है, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा है कि मल्टी रॉकेट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। कोई भी आर्टिकल आता है तो डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2021 के बारे में। तो आखिरकार ये डे क्या है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सेलिब्रेट करता है, एनर्जी को लेकर क्या चर्चा हो रही है, एनर्जी रिड्यूस करने को लेकर चर्चा हो रही है, सब कुछ डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने स्माइल स्कीम के बारे में चर्चा करी कि आखिरकार स्माइल स्कीम क्या है, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को इन स्कीम के माध्यम से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना, लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और कमेंट्स भी आप लोगों को करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने की यहाँ पर कोशिश किया करो। तो इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।